एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन दिनों पूरे देश में कॉकरोच घूम रहा है। उस पेज को बनाने वाला व्यक्ति जो डिपके करके कोई है, जी। एक कोई शर्मा है उसमें। हाँ, डिपके जो है वो आम आदमी पार्टी का आईटी का इंचार्ज था, उनका आईटी देखता था। जी। क्या आपके नेताओं के चेहरे में इतना दम नहीं है कि वो भाजपा के विरुद्ध जीत सकें? आपको कॉकरोच का सहारा लेना पड़ नहीं रहा है। उठ राहुल गांधी चाइना और जॉर्ज सोरोस का पपेट बन के बातचीत करते हैं। वो यहाँ देश की बातें बाहर जर्मनी में जाके बोलते हैं। कहाँ यूथ विंग दिखता है कांग्रेस का? वो राजनीतिक कुकुर मुत्ते हैं। और अभी कांग्रेस के यूथ विंग के और कांग्रेस के तो ये हाल है कि सूतना कपास लट्ठम लट्ठा। मैं अनूप वाजपेयी और आप देख रहे हैं शतरंज, सियासत के संग सियासत के रंग। आज एक और सियासतदान, एक युवा सियासतदान मेरे साथ हैं, विपुल मेंदोली। विपुल जी का परिचय कराएं। विपुल जी युवा नेता हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विपुल जी एक ऐसे उत्तराखंड के एक ऐसी जगह ऋषिकेश से आते हैं जहां पतित पावनी गंगा माँ पूरा विस्तार लेती है। तो बातचीत का शुरुआत भी हम यहीं से करेंगे कि राजनीति में आपका आना या रुझान कैसे हुआ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भैया, आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अमर उजाला का जो प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मुझे अपने बातचीत रखने का, अपने मन के विचारों को रखने का सौभाग्य मिला। मैं प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरा परिवार, मेरी माताजी 1990 के दशक से भाजपा में काम करती आई। उसके बाद जेएस ब्लॉक प्रमुख रही 96 में, फिर महिला मोर्चे की जो है जिले की अध्यक्ष रही चमोली। तो मेरे तो खून में ही भाजपा है। तो जब मैंने 18 साल की आयु अपनी अटेंड की, तो उसके बाद एक उस समय मुझे याद है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए 5 रुपये की एक पर्ची कटती थी। तो वो पर्ची 2008 की बात है। तो तब जो है इस तरीके से मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में काम करते रहे, चुनाव आए, उसमें युवाओं के बीच लगातार काम किया। वो देखते हुए अब पार्टी में अच्छी बात हमारे ये है कि आला कमान भी देखता है कि कौन युवा किस तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ अच्छी बात सबसे ज़्यादा ये है कि परिश्रमी कार्यकर्ता को पार्टी ज़रूर देखती है। तो 2017 में मुझे जिला संयोजक की कमान दी गई। जिला संयोजक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ एक होता था। तो उस समय देहरादून में संगठनात्मक रूप से 3 जिले होते थे, एक तो महानगर, एक पछवादून और एक परवादून। तो परवादून वाला जो एरिया जिसमें डोईवाला और ये ऋषिकेश आता है, उसमें जिला संयोजक एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ होता था। तो मुझे लगता है शायद जो मेरा प्रोफेशन है आर्किटेक्ट की वजह से, तो मुझे वो काम सौंपा गया। कुछ समय बाद मुझे युवाओं के जिले के अध्यक्ष के रूप में, युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद प्रदेश का कोषाध्यक्ष में रहा, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, और अब शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से और अपने सभी युवा कार्यकर्ताओं के साथ से आज मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। और लगातार पार्टी के लिए कि हम पार्टी को किस तरीके से हम युवाओं के बीच और इसका विस्तार और फैलाव कर सकें, लगातार हम इसमें लगे हुए हैं। आपने एक विषय कहा कि ऋषिकेश हमारा संगठनात्मक जिला है। मेरा जो घर है वो रिंग रोड पे है, क्योंकि संगठनात्मक जिले में हमारा डोईवाला और ऋषिकेश विधानसभा है। तो वैसे आता तो देहरादून में है, लेकिन संगठनात्मक जिला ऋषिकेश। जैसे आपने बात की कि संगठन के युवाओं को जोड़ना, एक चूँकि आप संगठन के पदाधिकारी हैं, खास करके युवाओं को आकर्षित करने की बात होती है, लेकिन आप खुद भी प्रोफेशनल भी हैं, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है इस प्रदेश की, ठीक है ना? प्रदेश की जवानी की हमेशा बात होती है। तो क्या किस तरीके से हो कि हमारे युवा जो पलायन करके गए वो वापस लौटने की कोशिश करें, या जो युवा अभी पहाड़ पे है उसको रोजी रोजगार से जोड़ा जाए, तो वो ना स्टार्टअप की जैसे योजना है गवर्नमेंट की, कहाँ तक ये ज़मीनी स्तर पे पहुँच पा रही कि उसको युवाओं को रोक सकता है? देखिए, नौकरी पहले एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। राज्य बनने से लेकर और आज तक करीब 39,000 नौकरियां इस प्रदेश में युवाओं ने प्राप्त की।
और कितने बड़े सौभाग्य का विषय है कि जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, तब से करीब 30,000 युवाओं को नौकरियां प्राप्त हुई। और जब नौकरी घर पे ही मिल जाती है तो जो पलायन का विषय होता है वो भी रुकता है। जो हम कई बार कहते हैं कि हमारा जो पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन जब नौकरियां वहाँ मिल जाएंगी तो व्यक्ति वहीं रहना पसंद करता है। दूसरी बात, पिछले आप सेटिस्फाई हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं स्टार्टअप को बिल्कुल। लेके, युवाओं को रोकने के लेके, वो जमीनी स्तर पे हैं, दिख रहे हैं? जमीनी स्तर पे धामी जी काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है, युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के दिल की बात को समझते हैं जी। और पर्यटन एक बड़ा स्रोत हमारा है। और पर्यटन चूँकि देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पे 4 धाम हैं, यहाँ पे मानस खंड, केदार खंड से जी। लेकर जिस सनातन धर्म की परिकल्पना गंगा के बिना अधूरी है, वो भी उत्तराखंड से निकलती है। तो पर्यटन, आप ये देखिए कि पिछले 3 सालों में करीब 25 करोड़ लोग पूरे जी। देश के उत्तराखंड में देवभूमि को देखने के लिए आए और पर्यटन का एक ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप देखिए कि देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, अभी 1 महीने पहले ही उसका उद्घाटन हुआ। एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, मतलब उत्तराखंड आप एक ऐसे प्रदेशों में कह सकते हैं जो अच्छी स्थिति में बढ़ रहा है, लेकिन पर्यावरण को संतुलित करते हुए। अब जो 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनता है तो वहाँ ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको परेशानी ना हो, दोनों तरफ साउंड बैरियर लगाए जाते हैं। और साथ में देहरादून से दिल्ली हम उसमें 2.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो लेकिन इसी से जुड़ा सवाल है कि 2.5 घंटे में तो हम पहुंच जा रहे हैं, उसके बाद जो दिल्ली से, ये देहरादून से और आगे की जो यात्रा है, वो कठिन नहीं मानते आप उसको? देखिए, मुझे याद है, मैं 15 साल की आयु तक मैं गांव में पढ़ा हूँ। हम लोग तब जब देहरादून आते थे तो देहरादून आने का मतलब अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता था। हम लोग सुबह, मेरी माता जी कहती थी कि 6 बजे निकलना है, और मुझे याद है मेरे पिताजी के पास मारुति 800 होती थी और हम करीब रात को 7-8 बजे देहरादून पहुँचते थे। तो बहुत बड़ा टास्क होता था, रोडों में गड्ढे, मतलब आप सोचिए कुल 250 किलोमीटर की यात्रा में 14 घंटे लगना। और आज वही यात्रा, अभी मैं 1 महीने पहले ही मेरी एक साथी हैं, उनकी शादी हुई कर्णप्रयाग में। तो मैं सुबह 6 बजे निकला, शादी में पहुंचा, एक मीटिंग भी ली, शादी अटेंड करके रात में वापस आ गया था जी। तो राज्य की राजधानी से तो पूरे प्रदेश का कनेक्टिविटी तो इजी होना ही चाहिए। उसके लिए रोडों के माध्यम से भी इंश्योर हुआ है। अब 4 धाम यात्रा के विषय में जो हमारा ऑल वेदर मार्ग बना है, हमने कभी सोचा नहीं था, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि इन पहाड़ों में इतनी बड़ी रोड कट सकती है और इतना मार्ग जो है सुगम हो सकता है। आज वहाँ पर एवरेज डबल स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, इसीलिए जल्दी पहुँच भी जाते हैं। तो ये सब पहाड़ों तक पहुँचने के लिए ही हो रहा है। अब आप देखिए, अब रेलवे का काम इतनी स्पीड से चल रहा है, फिर हमको ऋषिकेश से कर्णप्रयाग कुछ भी नहीं लगेगा। तो मैंने तो ये सोच के रखा है आज भी कि कभी मुझे गांव जाना होगा, मैं ऋषिकेश से ट्रेन पकड़ूंगा, कर्णप्रयाग जाऊंगा, वहां से गाड़ी पकड़ के फिर गांव जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कनेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा आसान है, जो होना भी चाहिए। एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन दिनों पूरे देश में कॉकरोच घूम रहा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, युवा हैं चूंकि, हाँ जी, और बड़ी संख्या में युवा उससे अटैच हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं, या जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, पहले जब ये प्लेटफॉर्म बना, इसका मुझे ऐसा लगता है, इसका अगर हम वैसे संदर्भ में जाएंगे तो CGI ने कुछ बोला जो कि शायद उनको नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने ये कॉकरोच पार्टी जो भी इंस्टाग्राम पे एक पेज बना के वो सब आगे किया। पर आज 2-3 दिन बाद हमारे पास ये भी खबर आती है कि उस पेज को बनाने वाला व्यक्ति जो डिपके करके कोई है, एक कोई शर्मा है उसमें, अमेरिका में बैठे हुए हाँ। इन पेजेस को बनाते हैं। इन पेजेस को बनाने के बाद भारत में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। इन लोगों ने
कोशिश ये की कि हम ये बनाएंगे और जिस तरीके से मतलब अराजकता फैलाना और व्यवस्था विरोधी बातें करना, वो सब वो लोग कर रहे हैं। आप उनका अगर मैनिफेस्टो का 6वां पॉइंट देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि कोई भी एमएलए इधर से उधर नहीं जा सकता। मतलब जो दल बदल कानून माननीय अटल जी के समय पे जो जिसको और सुदृढ़ किया गया था कि इधर से उधर नहीं जाता, तो वो किसके संदर्भ में? और राघव चड्ढा के संदर्भ में। ये बाद में सामने आया कि डिपके जो है वो आम आदमी पार्टी का आईटी का इंचार्ज था, उनका आईटी देखता था। आज उनको पता है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो और आम आदमी पार्टी, ये लोग सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर पा रहे। हमने देख लिया, हमने दिल्ली में देखा क्या हुआ, हमने पश्चिम बंगाल में देखा हम कितने अमूलचूल मार्जिन से हम आए हैं। अब इन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो अब इन्होंने कॉकरोच पार्टी का ये इस्तेमाल किया। पहले ये सीजीआई के उससे वो आज वो धीरे धीरे उसने भाजपा विरुद्ध काम करना ऐसा शुरू कर दिया। लेकिन आप ये देखिए, मैं एक सवाल विपक्ष से भी पूछना चाहूंगा, क्या आपके नेताओं के चेहरे में इतना दम नहीं है कि वो भाजपा के विरुद्ध जीत सकें? आपको कॉकरोच का सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन युवा, अगर मान लिया आप जैसे युवा नेता हैं, आप अब बरगला के कोई भी युवाओं को इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है और लाखों करोड़ लोग अगर उसमें जुड़ रहे हैं, तो क्या सरकार के लिए थोड़ा संवेदनशील, जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जैसे अपने उत्तराखंड में देश का सबसे मजबूत नकल विरोधी अध्यादेश लाया गया, धामी सरकार लेके आई, जमीनी स्तर पर क्या उसका मायने मतलब है? बिल्कुल। आप देखिए, जब से नकल विरोधी कानून आया है, मतलब ये सवाल इसलिए उठता है कि युवाओं को संगठित करने के लिए अनावश्यक रूप से, अगर आपके हिसाब से सोचा जाए तो एक प्लेटफॉर्म दिया, तो क्या युवाओं को संगठित करने के लिए या उन्हें समझाने के लिए भारतीय युवा मोर्चा कुछ इस तरीके की पहल भी करेगा कि वो सही दिशा में खड़े हो सकें? देखिए, युवाओं को संगठित नहीं कर रहे हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो युवाओं को संगठित करने का नहीं है, वो एनार्की फैलाने का है, वो व्यवस्था विरोधी चीजें करने का है। किस तरीके से हम बरगला पाएं, वो उनका जो मैनिफेस्टो है वो ऐसा है। वो ये नहीं है कि किस तरीके से युवा शक्ति मिलकर इस देश के लिए अच्छा काम कर पाए। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा ऐसा काम करता है। राष्ट्रीयता ये सिर्फ हम काम करते हैं। वो लोग व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो। अब आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे तो याद है कि कांग्रेस के समय पे जब अन्ना आंदोलन हुआ था, तो उस समय देश स्कैम्स, आज ये स्कैम, कल दूसरा स्कैम, 2G 3G, वो जीजा जी ने भी एक वो घोटाला कर दिया था वहाँ पे हरियाणा में, जमीन लेके उनके जीजा जी ने। तो ऐसी चीज़ें सुनता था। उसके बाद देश में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद। अब ये विपक्ष छटपटा रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जनता को समझा नहीं पा रहे। जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भाजपा के साथ खड़ी है। हम 22 प्रदेशों में, केरल में हमारी विचार, जहाँ पारंपरिक रूप से जो दूसरी पार्टियां थी वो रहती थी, वहाँ हमारी विचारधारा का एक्सपेंशन हो रहा है। आज वामपंथी लोग इस देश से साफ हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश में कोई वामपंथी सरकार नहीं। तो क्या करेंगे, लोग छटपटा रहे हैं। तो ये लोग इनकी छटपटाहट में निकल जा रहा है कि कैसे हम कुछ भी करके क्या हम करें। अब जैसे अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं, राहुल गांधी चाइना और जॉर्ज सोरोस का पपेट बन के बातचीत करते हैं। वो यहाँ देश की बातें बाहर जर्मनी में जाके बोलते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि देश कितना सुदृढ़ हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं हम कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। तो ये अपने आप में सोचनीय विषय है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या है, आपकी पार्टी में भी युवा मोर्चा है, चुनाव होने हैं अगले 2027 में, तो युवाओं को भागीदारी कितनी, क्या किस तरीके की कुछ प्लानिंग कर रखी होगी? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर बच्चे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं या आप उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो किसी तरीके से युवा मोर्चा के साथ जुड़ते हैं या भाजपा को वोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व की बात भी करेंगे। वो अपनी विचारधारा की बात आप करेंगे तो वो ये भी मांगेंगे कि हमारी अपनी भागीदारी भी हो। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी कि पार्टी हमको, युवाओं को इस बार इतने टिकट दे, या युवाओं को इतने आगे लेके आना चाहिए, या संगठन में इस तरीके की जिम्मेदारी देनी चाहिए? देखिए, हम सिर्फ कहने के लिए नहीं,
हम वैसे भी भारत युवाओं का देश है। 35 वर्ष से नीचे की आयु की अगर मैं बात करूं तो 2/3 भारत में बसता है और बड़ी डेमोग्राफी का हम नेतृत्व करते हैं। मैं युवा मोर्चे की बात करूं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने कुछ ना कुछ सोचा है, इसीलिए हमारे जो माननीय पुष्कर सिंह धामी हैं वो भी मेरा सौभाग्य है कि मैं उस लीनियज से आता हूँ। वो भी युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे, आज मुख्यमंत्री हैं। उनसे पहले महेंद्र भट्ट जी अध्यक्ष रहे, आज वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। तो एक युवा नेतृत्व तो हमारे बीच है ही। वो युवाओं के लिए, मेरी आज सुबह भी उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो युवाओं के लिए लगातार सोचते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब जहाँ तक आपका सवाल है टिकट देने का, ये तो पार्टी नेतृत्व को कुछ तो आपने तय करके रखा होगा कि भाई इतने युवा हैं पूरे देश में, आपने बताया 2/3 की संख्या है, बड़ी संख्या है, तो दबाव आपके ऊपर भी होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए 70 विधानसभाएं हैं राज्य की, तो उनमें कुछ तो एक मोटा मोटा फ्रेम बनाया होगा कि यहाँ से युवाओं को टिकट मिलना चाहिए, या इस तरीके की कोई प्लानिंग होगी। देखिए पार्टी के इंटरनल पटल पर हम जरूर बातचीत करेंगे, जरूर उनसे रखेंगे कि जरूर मांग करेंगे। अब ये शीर्ष नेतृत्व जो है उन्होंने डिसाइड करना होता है कि क्या करेंगे। दूसरा, अब आज पार्टी के आप नितिन नवीन जी को देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो अभी 2019 तक बिहार के युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे और आज पार्टी की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो परिश्रम से एक युवा मोर्चे का कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। तो आज अगर युवा नेतृत्व की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा एग्जाम्पल कौन है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो। तो लगातार युवाओं को प्रतिनिधित्व नेतृत्व मिलता रहेगा। ये मैं जानता हूँ अपनी पार्टी के विषय। कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत क्विक आपसे जवाब का उत्तर चाहिए होगा। उत्तराखंड की राजनीति में आपको रोल मॉडल कौन है? उत्तराखंड की राजनीति में रोल मॉडल देखिए, हमारे तो भाजपा रोल मॉडल है और हमारी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, हम संगठन के लोग हैं। संगठन का जो विचार होता है उस विचार से हम आगे बढ़ते हैं, तो संगठन ही हमारा जो है रोल मॉडल है। एक युवा नेता को सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है, खास करके जब सोशल मीडिया का जमाना है, नैरेटिव ऐसे सेट किए जाते हैं जी, तो उसमें अपने को कैसे स्थापित कर सकता है वो? बिल्कुल, जब झूठे नैरेटिव फैलते हैं, देखिए आज हम युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और देश प्रदेश में हमारी सरकार है, तो ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम अपनी सरकार को जो ये झूठे आरोप और ऐसे डिफेमेशन करने की कोशिश करते हैं, उनको हम किस तरीके से पार्टी में, चूँकि युवा मोर्चा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से हम आगे से पार्टी को डिफेंड कर पाएँ और नए युवाओं को पार्टी से जोड़ पाएँ। हम लगातार करते हैं, हमारा आउटरीच प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त है कि आज हम जब युवाओं से बातचीत करते हैं तो वो नेशनैलिटी और जो हमारा राष्ट्रवाद है, चाहे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, सबसे प्रेरित होकर हमारे पास हमसे जुड़ने का विचार उसके मन में ऑलरेडी रहता है। तो अच्छी बात है। प्रतिद्वंदी पार्टी आपकी है कांग्रेस, उसके यूथ विंग को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए कांग्रेस के विषय में तो मैं यूथ विंग की बात कर रहे हैं, चूंकि युवाओं की बात हो रही है। जी, मैं एक ही बात बोलता हूँ उनके लिए, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो लगातार समाज के बीच में रहता है। हम लोग पेड़ लगाने के काम करते हैं, हम लोग ब्लड डोनेशन के काम और लगातार करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम किसी चुनावी वर्ष में जा रहे हैं तब जाके हम ये काम करेंगे। हम सफाई के कार्यक्रम करते हैं, लगातार करते हैं। हम महापुरुषों के जो स्टैच्यूज़ होते हैं, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम बीच बीच में उनका सफाई का काम ये सब करते हैं। कहाँ यूथ विंग दिखता है कांग्रेस का? वो राजनीतिक कुकुरमुत्ते हैं कि जब बरसात होती है ना, वो राजनीतिक बरसात जब होने वाली होती है, हम चुनाव में जाने वाले होते हैं, उस समय वो अचानक से निकल कर आते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद रहता है कि किस तरीके से येन केन प्रकारेण हम सत्ता प्राप्ति कर लें। और अभी कांग्रेस के यूथ विंग के और कांग्रेस के तो हाल है कि सूतना कपास लट्ठम लट्ठा। आप ये देखिए, मैं उनके और अपने संगठन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखता हूँ, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है कि जी मेरे को ये बनना है, उसको पकड़ा दिया जाता है, जी आप प्रदेश सचिव हो गए, जी आप प्रदेश उपाध्यक्ष हो गए, आप प्रदेश महामंत्री हो गए। हमारे यहाँ लिमिटेड पोस्ट रहती है। हमारे यहाँ अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 महामंत्री हैं,
हमारे यहाँ 8 उपाध्यक्ष, 8 मंत्री, ये सब होते हैं। कांग्रेस में आप देखेंगे, मैं एक बार बड़ा हैरान था, यहाँ महानगर की इनकी कार्यकारिणी की घोषणा हुई, 39 महामंत्री और 36 उपाध्यक्ष। तो मैंने कहा इन्होंने क्या किया, मतलब सबको बांट दिए। तो एक एक्सक्लूसिविटी, एक ऐसा एक पदों पर ऐसा रहना कि आपको लगे कि आप परिश्रम करके वहां पर पहुंचे हैं, ऐसा कोई महत्व, तो इसलिए उनको पद का भी कोई महत्व नहीं रहता। जब उनको पता है कि ऐसे ही बंटना है, तो इसलिए उनको पद का भी कोई लालच तो मुझे ये ऐसा लगता है कि संगठन में उन लोगों को काम करने का, उन लोगों को भी, जैसे हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान होता है, हमारा बड़ा गहरा विचार है, उस विचार को अपने कार्यकर्ताओं में बार बार याद दिलाने की, बार बार करने की जरूरत होती है। उन लोगों को भी अब उनका तो कोई विचार ही नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ राजनीतिक कुकुर मुत्ते, वो बरसात, अभी राजनीति जब आएगी तो एकदम से कुछ आ जाएगी। इसी से जुड़ा सवाल, विपुल मेंदोली के लिए राजनीति क्या है? विपुल मेंदोली के लिए राजनीति अंत्योदय है। विपुल मेंदोली के लिए किसी गरीब के जीवन में, उसके उत्थान के लिए विपुल मेंदोली अगर कुछ भी कर पाए, एक तिल मात्र भी अगर उसमें सहारा दे पाए, तो वो मेरे लिए राजनीति है। मेरे लिए समाज का उत्थान राजनीति है। मेरे लिए महिलाओं का, किसानों का उत्थान, युवाओं का उत्थान राजनीति है। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के विषय में, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मूल मंत्र है, आज पार्टी उसी को लेके चल रही है। आप देखिए, हम बड़े बड़े हाईवेज भी बना रहे हैं, हम देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाते हैं, हम 4 धाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड भी बनाते हैं। तो हम गरीब उत्थान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता के लिए आप 11 करोड़ आप देखिए शौचालय बने, शौचालय ODF मुक्त हो गया। तो हम सारे लेवल्स पे काम करते हैं, चाहे वो देश को एक परम वैभव तक ले जाना हो, चाहे गरीबों का उत्थान करना हो। तो विपुल मेंदोली की राजनीति। ये थे मेरे साथ विपुल मेंदोली जी, प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इनसे युवाओं के विषय में बात हुई, उनके भविष्य को लेकर बात हुई, देश में जो एक कॉकरोच निकल कर आया है उसको लेकर भी बात हुई। उन्होंने भी स्पष्ट किया अपना मत उस विषय को लेकर भी। इनको अपनी सरकार के किए हुए कामों से, खास करके स्टार्टअप और पलायन को लेकर जो काम किए जा रहे हैं, उस जमीनी स्तर पर वो उनको ठीक मानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।